आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, वे कहानी अतीक अहमद के परिवार से जुड़ा हुआ है। अतीक अहमद के खिलाफ जब इलाहाबाद कोर्ट में सुनवाई चल रही थी, उसी दौरान झांसी में पुलिस अतीक अहमद के बेटे यानी कि असद के खिलाफ कार्रवाई कर रही थी और दोनों तरफ से गोलियां चल रहा था और उस गोलियों के दड़दड़ाहट में अतीक अहमद के बेटे यानी कि असद का इनकाउंटर हो जाता है और असद की मौत हो जाती है। जब इधर कोर्ट में सुनवाई चल रहा था, अतीक को इसके बारे में कोई जानकारी नहीं थी। तभी लोगों के फोन पर नोटिफिकेशन आने शुरू हो जाते हैं असद के इनकाउंटर का। तभी उस कोर्ट रूम से एक व्यक्ति बाहर जाता है और किसी को फ़ोन करता है और इस एनकाउंटर के बारे में पता करता है। वो सामने वाला व्यक्ति बताता है कि ये जो न्यूज़ है बिल्कुल सही है और असद का एनकाउंटर हो चुका है और एनकाउंटर में उसकी मौत हो चुकी है। ये व्यक्ति वापस कोर्ट रूम में आता है और अतीक के पास जाता है और अतीक को इसके बारे में जानकारी देता है। जब अतीक ये बात सुनता है कि उसका बेटा यानी कि असद का एनकाउंटर हो चुका है, तो वो फूट-फूट कर रोने लगता है और यही वो बात कहता है कि ये सिर्फ़ उसी की गलती है और अतीक की गलती की वजह से ही उसका बेटा मारा गया। वो कहते हैं ना दोस्तों कि बुरे का अंत बुरा ही होता है और इसका भी कुछ ऐसा हुआ और जो इसका बेटा है असद, इसका भी बुरा ही अंत हुआ। और अभी ये कुछ ही दिन पहले ही जो अतीक अहमद है, वो अपनी पत्नी शाइस्ता से बात कर रहा था, तो उसने फ़ोन पर कहा था कि असद एक शेर का बेटा है, लेकिन ये शेर इतना जल्दी ढेर हो जाएगा, ये इसके बारे में किसी को भी उम्मीद नहीं थी। दोस्तों नमस्कार, सलाम, सत श्री अकाल। मैं मुस्तफ़ा और आपका स्वागत है मेरे चैनल पर। आज जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ, ये कहानी इलाहाबाद से शुरू होती है और इलाहाबाद में एक जगह पड़ता है चकिया। इसी चकिया में एक गरीब परिवार रहता है और इस परिवार के जो मुखिया हैं, उनका नाम फिरोज अहमद है। फिरोज अहमद टांगा चलाते हैं, ये एक टांगे वाले हैं और ये टांगा चलाते हैं, उस टांगे पर लोगों को बैठाते हैं, सवारियाँ बैठाते हैं और एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हैं, जिससे जो उन्हें पैसा मिलता है, उन पैसों से ये अपने परिवार का खर्चा चलाते हैं। ये परिवार बहुत ही गरीब परिवार था, तभी इनके परिवार में एक लड़का पैदा होता है और उस लड़के का नाम रखा जाता है अतीक अहमद। अतीक अहमद की उम्र जब 17 साल होती है, तो वो पहला मर्डर करता है और पहला कत्ल करता है और तभी से वो गुंडागर्दी के रास्ते में चल पड़ता है। और उसकी कहानियाँ हम सब जानते होंगे कि कैसे वो ज़मीन हड़पा करता था और कैसे वो लोगों की हत्या कराता था और कैसे वो 1989 में विधायक बना और जब विधायक वो बनने वाला था, चुनाव लड़ने वाला था, तो जो इसका साथी था चाँद मियाँ, जिसके सहारे ये पला-बड़ा था, जिसके सहारे ये बाहुबली बना था, उसी चाँद मियाँ के बीच में और इसके बीच में, दोनों के बीच में लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू हो जाते हैं। वजह सिर्फ़ यही थी कि अतीक मियाँ चुनाव लड़ने वाला था और विधायक बनने वाला था। इन दोनों के बीच में लड़ाइयाँ और झगड़े शुरू होते हैं और फिर एक चौराहे पर दोनों तरफ से बमबारी होती है और जब बमबारी हो रही थी, ज़ाहिर-सी बात है कि इन दोनों में किसी एक न एक को मरना ही था, तो इसमें चाँद मियाँ की मौत होती है और जो अतीक अहमद है, वो जीतता है और चाँद मियाँ को मार देता है। अब इसकी बादशाहत कायम होती है और चाँद मियाँ का जगह ये लेता है और साथ में विधायक का चुनाव भी लड़ता है और विधायक का चुनाव ये 1989 में जीत भी जाता है। जब ये चुनाव जीतता है, तो इसके पास अब पावर भी थे और इसके गुर्गे थे, गुंडे भी थे जो इसके लिए काम करते थे। अब वो लोग और उनकी गुंडागर्दी चालू हो जाती है और भी लोगों से ज़मीन हड़पना और भी लोगों को मौत के घाट उतारना। एक बार की बात है 1995 में, ये कहीं जा रहे थे ये लोग, अतीक अहमद था, इसका भाई था अशरफ और भी इसके कुछ गुर्गे थे और ये गाड़ी से जा रहे थे, रास्ते में थे। तभी कोई व्यक्ति बड़ी ही तेज़ इनकी गाड़ियों को क्रॉस करते हुए आगे निकलता है। शायद उसको जल्दी होगी, कहीं पहुँचना होगा। ये बात इन लोगों को इतना बुरा लगता है कि किसी को, इन लोगों को कैसे किसी ने ओवरटेक कर लिया। तो जो इसका भाई है अशरफ अहमद, ये उस गाड़ी को ओवरटेक करता है, उस व्यक्ति को रोकता है। उस व्यक्ति का नाम था अशोक साहू। अशोक साहू को रोक कर ये लोग पूछते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हम लोगों को क्रॉस करने की, हम लोगों को ओवरटेक करने की। अशोक साहू इनके सामने रोता है और गिड़गिड़ाता है और कहता है कि उन्हें जल्दी थी और इमरजेंसी था, इस वजह से वो तेजी में था और इस वजह से वो जा रहा था। लेकिन इन लोगों को उस पर ज़रा भी रहम नहीं आती है और अशोक साहू जो बिल्कुल निर्दोष था और उसकी कोई गलती नहीं थी, उसकी ये लोग हत्या कर देते हैं और सिर्फ़ इस वजह से हत्या करते हैं कि अशोक साहू ने इनके गाड़ियों को ओवरटेक कर दिया था। उसकी हत्या के बाद ये लोग और भी आगे बढ़ते हैं, विधायक की भी हत्या करते हैं और धीरे-धीरे ये लोग कई लोगों की संपत्तियों को हड़पते हैं और फिर इन लोगों के पास कई करोड़ की संपत्ति, जो अवैध संपत्ति थी, वो इकट्ठे कर लेते हैं ये लोग और इनकी गुंडागर्दी चलती रहती है। इधर अतीक की शादी भी हो जाती है एक शाइस्ता नाम की औरत से। जब इसकी शादी होती है तो अतीक के 5 बच्चे होते हैं, जिसमें एक असद नाम का भी इनका लड़का है। तभी एक तारीख आती है 24 फरवरी 2023 को। इस रोज़ एक वीडियो बड़ी ही तेज़ी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी और ये वीडियो थी एक एडवोकेट का, जिसका नाम उमेश पाल है और उमेश पाल को कुछ लोग घेरे हुए हैं चारों तरफ से। उस पर गोलियां चला रहे हैं। जो उमेश पाल के सुरक्षा कर्मी लगे हुए हैं, उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। वो पुलिस वाले थे, 2 लोग थे।
लेकिन ये गोलियां चारों तरफ से चल रही थी और उमेश पाल को नहीं बचाया जा सकता है। उमेश पाल की भी मौत हो जाती है इन गोलियों की वजह से। और जो उमेश पाल की सुरक्षा में लगे हुए थे 2 पुलिस वाले, उनको भी गोली लगती है और इन दोनों की भी मौत हो जाती है। इस वीडियो में पुलिस लोगों की पहचान करने की कोशिश करती है तो पता चलता है कि इसमें एक असद है और एक गुलाम नाम का व्यक्ति है और भी कुछ लोगों का नाम आता है। पुलिस इनको तलाशती है, ढूंढती है, तकरीबन 49 दिन गुजर जाते हैं और अभी तक ये लोग पकड़े नहीं जाते हैं और गिरफ्तार नहीं हो पाते हैं। पुलिस इन पर 5-5 लाख का इनाम भी घोषित की हुई थी, लेकिन इनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही थी और ये लोग फरार थे और ये लोग अपना जगह बार-बार बदल रहे थे, जिसकी वजह से पुलिस इन तक पहुंच नहीं पा रही थी। यूपी एसटीएफ की टीम मेरठ पहुंचती है और मेरठ में एक गुड्डू मुस्लिम नाम का एक व्यक्ति मिलता है, जो अतीक का साला जिसका नाम अखलाक है उसका ये करीबी है। गुड्डू मुस्लिम से पुलिस बातचीत करती है तो गुड्डू मुस्लिम अखलाक के बारे में जानकारी देता है। पुलिस अखलाक को उठाती है और उससे असद के बारे में पूछताछ करती है, क्योंकि इस वीडियो में असद भी दिखाई दे रहा था जिसमें ये उमेश पाल को मार रहे थे, जिस वीडियो में गोलियों की तड़तड़ाहट सुनाई दे रही थी और जिसमें उमेश पाल को हत्या किया जा रहा था, उसमें असद भी नजर आता है। पुलिस अखलाक से असद के बारे में पूछताछ करती है तो पहली जानकारी तो जो अखलाक है वो असद के बारे में देता है और वो कहता है कि वो इस समय दिल्ली के संगम विहार में है। यूपी एसटीएफ की टीम दिल्ली पहुंचती है और संगम विहार पहुंचती है, लेकिन पुलिस वहां पहुंचती उससे पहले शायद असद को इसके बारे में जानकारी हो गई थी। वहां से वो रफू चक्कर हो जाता है और वहां से संगम विहार से ये निकल जाता है और भाग जाता है। फिर पुलिस को जानकारी मिलती है कि जो असद है वो राजस्थान की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन असद अपना बार-बार सिम और मोबाइल दोनों बदल रहा था, जिसकी वजह से उसका करंट लोकेशन नहीं मिल पा रही थी। असद बाई रोड राजस्थान पहुंचता है और राजस्थान के अजमेर पहुंच जाता है और वहां रहने लगता है और इसके बारे में भी जानकारी जो अखलाक है वही पुलिस वालों को देता है और वो बताता है कि इस समय असद अजमेर में है। पुलिस फिर से अजमेर जाती है, राजस्थान पहुंचती है, लेकिन दोबारा उसको यानी कि असद को इसके बारे में जानकारी हो चुकी थी कि यूपी एसटीएफ की टीम वहां आ रही है, अजमेर में पहुंच रही है। फिर वहां से असद निकल जाता है वहां से और फरार हो जाता है और दोबारा पुलिस के हाथ खाली थे और असद नहीं पकड़ा जाता है। कई दिन गुजर जाते हैं, 49 दिन गुजर जाते हैं और 49 दिन के बाद एक तारीख आती है 13 अप्रैल 2023 की। इस रोज झांसी पुलिस के पास एक फोन आता है और फोन करने वाला व्यक्ति बताता है कि साहब जो असद है वो दिखा गया है, बाइक से जा रहा है। जब पुलिस ये बात सुनती है तो फौरन झांसी से एसटीएफ की टीम निकलती है और जिस रास्ते से असद और उसका एक साथी और गुलाम ये दोनों गुजर रहे थे, पुलिस वहां पहुंचती है और चारों तरफ से घेराबंदी कर लेती है और घेराबंदी करके पुलिस वहां से ऐलान करती है कि असद और गुलाम दोनों के लिए ऐलान था कि अब तुम चारों तरफ से घिर चुके हो और अपने आप को सरेंडर कर दो। लेकिन ये दोनों सरेंडर करना गंवारा नहीं समझते हैं और ये दोनों फायरिंग कर देते हैं पुलिस के ऊपर और एक के बाद ये लोग कई फायरिंग करते हैं और फिर पुलिस भी जवाबी कार्रवाई करती है और जवाबी कार्रवाई में इनकाउंटर होता है और ये दोनों वहीं ढेर हो जाते हैं और इन दोनों की वहीं मौत हो जाती है। जब इन दोनों का इनकाउंटर किया जा रहा था तो उस वक्त इलाहाबाद में ही अतीक अहमद के खिलाफ कोर्ट में सुनवाई चल रही थी और उस सुनवाई के दौरान जो लोग वहां पर मौजूद थे, जिनके पास मोबाइल मौजूद था, उनके पास एक नोटिफिकेशन आता है और जब वो लोग ये नोटिफिकेशन देखते हैं तो पता चलता है कि अतीक अहमद के बेटे असद का इनकाउंटर किया जा चुका है। जब ये चीज एक व्यक्ति देखता है और फौरन वो उस कोर्ट रूम से बाहर निकलता है और बाहर आने के बाद वो एक कॉल करता है और कॉल पर वो किसी से बात करता है और इस इनकाउंटर के बारे में जानकारी जुटाता है। सामने वाला व्यक्ति बताता है कि ये इनकाउंटर 100% सच है और इसमें कोई झूठी खबर नहीं है। फिर यह व्यक्ति बाहर से भागता हुआ कोर्ट रूम में पहुंचता है और अतीक अहमद के पास जाता है और उसके कानों में बताता है कि उसके बेटे का इनकाउंटर किया जा चुका है। जब अतीक अहमद ये बात सुनता है तो दहाड़े मार मार कर रोने लगता है और उसे शायद अब पछतावा भी हो रहा था और ये भी कहता है कि ये सब उसी का किया धरा है, अगर ये वो नहीं किया होता तो उसका बेटा आज जिंदा होता और नहीं मारा गया होता। जो अतीक अहमद का बेटा असद है ये विदेश में पढ़ाई करने का सोच रखता था, इसका सपना था कि विदेश में पढ़ाई करे, लेकिन ये पढ़ाई तो नहीं कर पाता है बल्कि अपने देश में ही गुंडागर्दी के रास्ते पर चल पड़ता है और इसका इनकाउंटर होता है और इस इनकाउंटर में ये मारा जाता है। अतीक अहमद के 3 और बेटे हैं जो जेल में ही हैं और जो इसकी पत्नी शाइस्ता है वो इस समय फरार है, उस पर भी 50,000 इनाम रखा हुआ है और एक बेटी भी है अतीक अहमद का, वो भी फरार है, पुलिस उसे भी ढूंढ रही है और तलाश रही है, लेकिन अभी ये लोग 2 लोग अभी पकड़े नहीं गए हैं। अतीक अहमद के खिलाफ अभी कोर्ट में सुनवाई चल ही रहा है और 3 बेटे इसके पहले से ही गिरफ्तार हैं। दोस्तों ये थी अतीक अहमद के बेटे की कहानी, जिसमें कैसे अतीक अहमद का बेटा असद अपने कुछ साथियों के साथ, कुछ शार्प शूटरों के साथ उमेश पाल के ऊपर हमला करते हैं ये लोग
और उसकी हत्या कर देते हैं, और साथ ही साथ जो उसके उमेश पाल की सुरक्षा में 2 पुलिस वाले लगे हुए थे, उनकी भी ये लोग हत्या करते हैं और 3 लोगों की मौत हो जाती है मौके पर ही। और पुलिस फिर इनको तलाश रही होती है, ढूंढ रही होती है, और 49 दिन गुजर जाते हैं और इनके ऊपर 5-5 लाख रुपए का इनाम भी रखा हुआ था। और ये लोग अपना बार-बार लोकेशन बदलते हैं। वो कहते हैं ना कि कानून के हाथ बहुत लंबे होते हैं। जुर्म की दुनिया की शुरुआत चाहे जैसे भी हो, लेकिन अंत सबका एक जैसा ही होता है। विकास दुबे का ही बात कर लें, जिसमें किस तरह से उसकी गाड़ी पलटी थी और उसकी इनकाउंटर किया गया था, और उसी तरह लोग ये भी सोच रहे थे कि अतीक अहमद का भी गाड़ी पलटेगा और उसका भी इनकाउंटर होगा। लेकिन अतीक अहमद का गाड़ी तो नहीं पलटता है, लेकिन अतीक अहमद का बेटा असद और इसका एक शार्प शूटर जिसका नाम गुलाम है, ये दोनों डिस्कवर बाइक से जा रहे होते हैं और इनका डिस्कवर बाइक पलटता है और इन दोनों की इनकाउंटर हो जाता है। दोस्तों, इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरा वीडियो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।